हाँ, तो फिर हाजिर हैं एक और नया और बेहतरीन इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के। क्या टॉपिक है आप समझ गए होंगे। वो क्या लिख रखा है ऊपर, क्या लिखा है? प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। ठीक, फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म नहीं बल्कि उसके मटेरियल, पदार्थ कह सकते हो, पूरी बात नहीं कह सकते थे। प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र यानी क्या चीज? फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। ये आपको लिखना चाहिए, कोई बात नहीं है, शॉर्टकट में लिख दिया गया है, लिखा हुआ एग्जाम में आ भी जाता है तो ऐसे ही, तो वैसे ही लिख दिया गया है। ठीक, अब भाई प्रिज्म क्या होता है? सबसे पहले तो बात ये आती है, तो देखो अगर मान लो सपोज हमारे हाथ में, ये तो वैसे अखबार है लेकिन हम मान लें हमारे हाथ में ये एक जो है वो शीट है और वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब आगे पीछे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ऐसे से हम मान लेते हैं कि दिख रहा है, ऐसे देखने पे आगे पीछे दिख रहा है। और दूसरी ऐसी एक और है जिसमें दिख रहा है, दोनों ले ली। अब इन दोनों को हमने किसी एंगल पे इस तरीके से हमने किसी एंगल पे इनको कर, तो ये कहा गया कि स्ट्रक्चर क्या हो गया? प्रिज्म बन गया। तो दो प्लेन शीट के बीच में अगर कोई ट्रांसपेरेंट, मीडियम ट्रांसपेरेंट है, गिरा हुआ है, तो उसको हम प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, प्रिज्म क्या हो गया कि दो ट्रांसपेरेंट सरफेस के बीच में जो किसी एंगल पे झुकी हुई है, उनके बीच जो ट्रांसपेरेंट मीडियम भरा हुआ है वो क्या हो जाएगा? प्रिज्म हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं। तो एक सरफेस मान लें एक सरफेस मान लिया ये है और एक सरफेस हमने मान लिया ये, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, चलो ठीक है, बहुत बड़ा ना हो जाए कहीं, इसलिए डर लगता है, थोड़ा छोटा कर इसको, हल्का सा छोटा कर देते हैं ऐसे, और ये इस तरीके से ये। अब इसको कोई नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं ए बी और सी। ए बी सी क्या हो गए? ए बी सी, ए बी सी ये क्या है? प्रिज्म है। ठीक, ए बी सी एक प्रिज्म है। अब इस ये क्या है? ए बी, ये पूरी ऐसे होगी भाई, पूरी होगी ऐसे, तो दिखाएंगे पूरा, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर तो है नहीं भैया, तो दिखा पाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे। तो अब इस पे क्या है? कहेंगे ये जो हमारी है ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। क्या चीज? ये तो लिख दो भैया, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये भी तो वही है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और ये क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव एंगल। क्या है ये? रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, कोई बात नहीं। अब देखिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो मतलब अपवर्तक पृष्ठ है, यह अपवर्तक पृष्ठ है, यह भी अपवर्तक पृष्ठ है, यह अपवर्तक कोण है जिसे आप कहते हो प्रिज्म एंगल, अपवर्तन कोण। ठीक है, अब प्रिज्म की बात की है तो आप क्या करोगे? यहाँ पर कोई पॉइंट ऐसे ले लिया, सीधे पॉइंट ले लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ठीक है, और यहां से भी कर दिया भैया परपेंडिकुलर ड्रा। ए अरे यार ऐसे ये आया परपेंडिकुलर और ये आया, ठीक, कट। तो इसको नाम दिया एन और ये क्यू और ये ई, ठीक, और इधर हो गया ये एन और ये आर। ये परपेंडिकुलर आपने डाल दिया, समझ लिए? एक प्रिज्म बनाया ए बी सी, ये परपेंडिकुलर दो परपेंडिकुलर डाल। अब रेज आई, जब भैया इस पे रेज पड़ेगी, इस पे रेज आई और वो रेज कौन सी आई? पी। इधर पी लिखा दो, क्या बन गई? पी क्यू। क्या बन गया? पी क्यू। पी के नहीं, पी क्यू है ये, ठीक, पी के का बड़ा भाई। चलो, अब यहां पर जब जाएगी तो आप जानते हो ये एंगल क्या हो गया? इस रेस एंगल हुआ आई रूट आई। क्या ये सीधी जाएगी? क्या ये सीधी जाएगी?
नहीं जाएगी भाई, टर्न हो जाएगी, तो मुड़ गई, इधर मुड़ गई, और इधर मुड़ी और इधर मुड़ी, यहाँ पड़ी जाके। तो ये देखो आपतित किरण हुई, ये अपवर्तित किरण हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर ये वापस इधर आई, तो क्या होगा, फिर सीधी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि मीडियम, भाई देखो ये मुड़ी क्यों, ये मीडियम डेंसर है। जब हम ये डिफिनेशन लिखते हैं प्रिज्म में कि कोई दो, किसी भी एंगल पर दो ट्रांसपेरेंट अगर सरफेस झुकी हुई है और उनके बीच कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम भरा हुआ है, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, प्रिज्म बन जाता है। ये है। तो भाई जब ये रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है, तो रेयरर से डेंसर जाओगे, मैदान से झाड़ियों में घुसोगे, तो झुकना पड़ेगा, तो ये झुक गया, सीधे नहीं जा सकते हो, झुकना पड़ेगा, झुक गए। हाँ, झाड़ियों से मैदान में निकलोगे तो फिर आप सीधे होके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो, हाँ, कहीं और झाड़ी में ना पहुंच जाना भैया, और क्या दिमाग चलाते हो भैया, एक्स्ट्रा दिमाग लगा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ देखो, तो अब देखो इसमें जब बाहर, तो ये भी क्या होगी, सीधी नहीं जाएगी बल्कि इससे दूर हट जाएगी। तो ये ठीक, ये क्या हो गई, पी क्यू क्यू आर एस, ठीक। अब हम इसी को लिख सकते हैं कि सपोज कर लिया कि ABC एक प्रिज्म है, ठीक है, जिसपे कोई PQ रेज इंसिडेंस हो रही है, कोई सरफेस पे AB रिफ्रैक्टिव सरफेस पर आ रही है, ठीक, और जो रिफ्रैक्ट होकर किधर चली जा रही है, रिफ्रैक्ट होकर जा रही है QR, ठीक। उसके बाद फिर ये जो सेकंड सरफेस हो रही है, तो RS डैश पे जा रही है। यहाँ पर एंगल कितना बना, I, और यहाँ देखो परपेंडिकुलर ये है ना, ये एंगल बनेगा, ये कितना मान लिया, ये कितना लिया, R डैश, ये कितना ले लिया, I डैश, ठीक। ये आपने सपोज कर लिया। तो इसके बारे में आप लिखना चाहो लिख सकते हो, तो लिख लो, यही लिखोगे कि PQ पे क्या है, ABC एक क्या प्रिज्म, ठीक, ABC एक अपवर्तक पृष्ठ है और AC भी अपवर्तक पृष्ठ है, और AB पर पड़ रही आके PQ प्रकाश किरण जो अपवर्तित होकर के जा रही QR डायरेक्शन में, वहां से चलेगी RS डायरेक्शन में। तो यही तो लिखना है, तो लिख लो, ठीक, लो लिख दे रहे हैं भाई, नहीं मानते हो तो ये लिख गया। और देख लीजिए भैया, जो बोला था वही लिखा है, ये तिरछा बेड़ा जैसा भी लिखा है, आड़ा तिरछा बेड़ा जैसा लिखा है, जो बोला था वही लिखा है। क्या बोला था, ABC एक प्रिज्म है, ये क्या है, प्रिज्म एंगल है, अपवर्तक कोण है, इसको प्रिज्म एंगल कह सकते हैं, अपवर्तक कोण भी कहते हैं, ठीक। और इसके मटेरियल का जो इसके पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, वो है n है, ठीक है। और उसके बाद कहा था कि ये सरफेस है, इस सरफेस पर ये रेज PQ आके पड़ रही है, तो ये हो गया इंसिडेंस एंगल, आपतन कोण हुआ, और ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव एंगल, यानी ये हो गया क्या चीज, अपवर्तन कोण इस सरफेस के। अब ये रेज इधर आई, इसमें जब आई तो इस डायरेक्शन में चली, किधर चलेगी, QR डायरेक्शन में गई, QR डायरेक्शन में ये गई, इसके लिए अब देखो ये एंगल बता दिया। उसका जब ये पड़ेगी आके इंसिडेंट और सेकंड सरफेस AC पर जब पड़ेगी, तो इसके लिए आपतन कोण ये होगा, इंसिडेंस एंगल ये होगा, और इसके लिए ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव एंगल, यानी कि रिफ्लेक्शन एंगल कह सकते हो, या इसके हिंदी में कहते हैं अपवर्तन कोण, या इसी को कह देंगे निर्गत कोण, इमर्जेंट, ये भी कह सकते हैं, ठीक। इतना आपका इसमें लिखा हुआ है। अब क्या आगे लिखा हुआ है, आगे ये बताया गया है कि जो आ रही है उसको आगे बढ़ाओ, जो जा रही है उसको पीछे बढ़ाओ, जो आ रही है उसको आगे, जा रही है उसको पीछे, दोनों के बीच बन गया कोण, ये एंगल, ये एंगल। ये क्या हुआ, जा रही थी इधर, चली गई इधर, कितना मुड़ी, तो आप कहेंगे इतना मुड़ी, समझ गए, ये इतना मुड़ी, ठीक। ये क्या हो गया, डेविएशन, इंग्लिश बोले तो डेविएशन, हिंदी में कहे विचलन हो गया। जा रही थी इधर, मुड़ गई इधर, इतना मुड़ी, जो मुड़ी वही तो विचलित हुई, वही क्या हो गया, विचलन कोण हो गया ये। तो ये आपको इतना लिखना है, लिख लीजिए।
स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेना आप, ठीक। अगर पढ़ना हो तो, वरना तो दिक्कत ही नहीं। तो आप उसके आगे चलते हैं। अब आगे क्या है कि हमने ये ट्रायंगल ले लिया। कौन सा ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल। ये ट्रायंगल ले लिया, एक डिफरेंट कलर से बनाया, ये वाला। भैया देखो डायग्राम यही रहेगा। यहाँ डी लिख दिया है, डी पी क्यू को आगे बढ़ाया है और आर एस को पीछे पीछे जहाँ पी कट करती है उस पॉइंट को डी कहते हैं। यहाँ पर जो एंगल बनता है वो क्या होता है? वो होता है डेल्टा, ठीक। ये होगा। अब ये ट्रायंगल लो, डी डी क्यू आर ट्रायंगल सोचो, ये वाला बाहरी एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है ये। तो एक्सटीरियर एंगल इस एंगल के और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। यानी यहाँ कह सकते हो कि डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा एंगल कितना? डी क्यू आर प्लस एंगल डी आर क्यू। अब ये एंगल होगा कितना? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? देखो ये पूरा एंगल कितना था? आई, और ये कितना? आर। तो हो जाएगा हमारा, ये जो बचेगा वो कितना बचेगा? आई माइनस आर। और इधर क्या हो जाएगा? इस पूरे में से आई डैश माइनस आर डैश, ठीक है। तो यहां लिखेंगे आप आई माइनस आर, यहां लिखेंगे प्लस आई डैश माइनस आर डैश। बोलो भाई समझे कि नहीं? कैसे आया समझ लो। फिर देखो ये जो एंगल है, एक ट्रायंगल का एक ट्रायंगल ये बना है, ये वाला ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल तो बाहर है, तो बाहर वाला जो होता है इन दो, जैसे ये एंगल अगर है तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। इंटरवल ये रहने देना, जहां पर बनता है वो छोड़ देते हैं। उसके अलावा जो दो बच्चे होते हैं उन एंगल के सम के इक्वल होता है। तो भैया ये एंगल लिखा ही नहीं था कितना है, कितना होगा? ये पूरा हम देखो, ये लाइन सीधी, ये लाइन सीधी, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये पूरा होगा, समझे? ये पूरा एंगल आई बराबर होगा। तो ये आर निकाल दो, ये बच गया। ऐसे इधर ये पूरा एंगल आई डैश, पूरा एंगल आई डैश, आर डैश निकाल दो, ये एंगल बचा। हमें यही तो लेना है। यहाँ लेना है क्या चीज? आई माइनस आर, वहां लेना आई डैश में, ले लिया, ठीक। अब इसको आप लिख सकते कैसे? तो इसको लिख सकते हो ऐसे कि आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, आई प्लस आई डैश, एक ब्रैकेट में माइनस माइनस है, माइनस वाले आर प्लस आर डैश दूसरी ब्रैकेट में, ये डेल्टा के इक्वल है, ठीक है। इसको कोई इक्वेशन नाम दे दें। मान लो ये इक्वेशन हमारी पहली आई है, तो इक्वेशन ये हो गई फर्स्ट, ठीक। अब देखें हम ये चीज लें, क्या चीज? पूरा ए क्यू ई आर, ठीक। ए क्यू ई आर, ये क्या हो जाएगा? ए क्यू ई आर जो है यहाँ पर क्या है? तो आप कहोगे ए क्यू ई आर जो है क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो चतुर्भुज ए क्यू ई आर, क्वाड्रिलेटरल ए क्यू आर, इन लगा देना है ना, इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये एंगल और ये एंगल कितना होगा? बोलो दोनों का सम, दोनों का सम कितना हो जाएगा? बोलो ए क्यू ई आर, बहुत ध्यान से क्या ध्यान से? ए क्यू ई आर, इनका सबका सम निकालो। एंगल ए प्लस एंगल ए क्यू आर, सॉरी ए क्यू ई प्लस एंगल क्या हो जाएगा? ई आर ए प्लस एंगल कितना हो भाई? ई आएगा, एंगल ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल ई मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180। अब देखो ये एंगल 90 है, कैसे? ये ऐसे तो है, इस सरफेस पर एक परपेंडिकुलर है, कितना है ये वाला? 90। ऐसे कहोगे आप ये भी तो 90 होगा, बिल्कुल सही बात है, वो भी 90, यानी एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल ई इक्वल टू 180, सॉरी 360। अब ये तो क्या है? एंगल ए 90,
एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू हो जाएगा 180। ठीक, ये क्वेश्चन हमारी सेकेंड है। ठीक है, तो ये अब इन एक काम कर सकते हैं, एक ले ले ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल, छोटा वाला क्यू आर ई ट्रायंगल क्यू आर ई इन ट्रायंगल क्यू आर इन ट्रायंगल क्यू आर क्या कहेंगे, आर प्लस आर डैश प्लस ई इज इक्वल टू 180। कंपेयर करा इक्वेशन, ये क्या हो गई थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड थर्ड से क्या आ रहा है भाई, देखो ये इसके इक्वल हो गया, इसकी जगह पे ये है, इसकी जगह पे ये है, ठीक, तो इसकी जगह पे ये हो जाएगा। तो a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू हो गया r प्लस r, इतना आ गया। ठीक, यानी इसकी जगह पे भी हम रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन। नहीं आ, तो अब इसे क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, तो ले लो भैया, ले लो इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू आई डैश, पहले तो आई डैश, आई प्लस आई डैश माइनस ए। ठीक, ये चीज हुई, लेकिन अब एक चीज यहाँ पे था, एक तो वैल्यू आ गई डेल्टा। ठीक, अगर मान लो ये हो फॉर मिनिमम रेंज है, हम हिंदी कह सकते हैं अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में। हाँ, आवाज जा रही है इसमें, अल्पतम विचलन, अल्पतम विचलन की स्थिति में। हाँ, तो हम कहाँ पर आ गए, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया भाई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो हम लोग कहाँ पर आ गए थे कि अल्पतम विचलन की स्थिति में। अब बात ये आती है मिनिमम डेविएशन है क्या, अल्पतम विचलन है क्या, पहले वो समझा दे तब बात बने आज कुछ। देखिए ये प्रिज्म है और इस प्रिज्म पर ये जो इंसिडेंट एंगल आप बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि एकदम से विचलन कोण आपको मिल जाए, आप सीधी रेस डालोगे तो नहीं मिलेगा। मान लो नॉर्मल है, नॉर्मल की 0 डिग्री एंगल पर तो रेस कैसे सीधी चलिएगी, तो विचलन कहाँ मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। तो एंगल 0 होगा तब नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ एंगल यहाँ पर होगा तभी यहाँ पर ये ऑब्जर्व आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक, तो वो एंगल कुछ बढ़ा दें आगे। ठीक है, मान लो हमने ये ले लिया यहाँ से, तो अब यहाँ पर ले लिया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद जैसे ये एंगल बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये एंगल जो होता है वो कम होता जाता है। जब ये एंगल बढ़ाया जाता है तो ये कम होता है, तो ये नीचे चलेगा, ग्राफ नीचे कम हो रहा है, ये डेविएशन एंगल है और ये है आई एंगल, इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंस एंगल की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो डेविएशन क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक, अब कम हुई और धीरे धीरे कम होते होते इसको कम होते होते कम हो गई। उसके बाद जब इसको जैसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू कम होगी, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर जब बढ़ाए लगेंगे तो अब ये कम होने के बाद फिर बढ़ने लगेगा अपने आप से। तो ये क्या होने लगा, कम होने के बाद अपने आप से ये बढ़ने लगा। ठीक, ऊपर चलने लगा, ऊपर चलेगा ग्राफ, ऊपर चलेगा ग्राफ, ऊपर चलेगा ग्राफ, इस तरह से ये ग्राफ ऊपर जाए। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं कि इधर से पहले जैसे ये ऐसे होगा, यानी जब हम इस एंगल की वैल्यू बढ़ाएंगे तो डेविएशन क्या होगा, कम होगा और एक मिनिमम वैल्यू पे आकर के जैसे यहाँ पर डेविएशन क्या हुआ, सबसे कम हो गया। उसके बाद अब यहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं, ये एंगल की वैल्यू आगे बढ़ा रहे हैं, एंगल आगे बढ़ा। तो अल्पतम विचलन बता रहे थे हम। अल्पतम विचलन क्या है, देखिए ये जो एंगल है ये एक पर्टिकुलर एंगल कुछ ना कुछ होगा तब हमें डेविएशन मिलेगा। ठीक, अब वो एंगल मान लो हमने ये ले लिया, इतना एंगल है, ठीक है, ये कुछ भी है, 21, 20, 21, 22, 23, कुछ भी आप मान लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं।
इस पर डेविएशन एंगल कुछ मिला, मान लो डेविएशन एंगल हमको मिला ये 40 के ऊपर, ठीक। अब जब हमने इसकी वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाया तो इसकी वैल्यू को ये धीरे धीरे कम होगी, जैसे ऐसे पड़ेगा इस एंगल पे तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी, तो धीरे धीरे ये वैल्यू क्या हुई, कम होने लगी। जब ये बढ़ा रहे, देखो ये बढ़ा रहे हैं, तो पहले मान लो ये इतना हो, फिर बढ़ा दिया ये इतना आ गया, फिर और बढ़ा दिया, फिर ये इतना आ गया, ठीक। तो क्या हुआ, ये मिलाया इससे ये, तो आप ये कह सकते हो कि जब आई बढ़ा रहे हैं तो डेल्टा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ गया। और उसके बाद जब ये नीचे आ जाता है, मान लो इतने पर नीचे, इसके बाद यहां से यहां तक नीचे आया, फिर उसके बाद और बढ़ाया आगे, तो पता ही चला ये ऊपर जाने लगा, ऊपर बढ़ने लगा, ऊपर बढ़ने लगा, ऐसे ऊपर बढ़ने लगा। क्या हुआ, एक निश्चित, एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान जो है वो सबसे कम मिला, इतना मिला, सबसे कम इतना मिला इस आपतन कोण पे। इससे पहले ज्यादा था, इसके बाद वो और बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते ऐसा ग्राफ आ गया। तो ये जो कंडीशन है, मतलब क्या है कि अगर आई की वैल्यू आप पहले बढ़ाएंगे तो डेल्टा क्या होगा, पहले कम होगा, धीरे धीरे कम होगा, आप इसको बढ़ाते रहिए, वो कम होगा, और कम होने के बाद फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा अपने आप से, जब ये बढ़ाएंगे आप तो, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, विशेष आपतन कोण के लिए डेल्टा की वैल्यू सबसे कम मिलती है, उसी को कहते हैं मिनिमम डेविएशन, अल्पतम विचलन। तो जब ये अल्पतम विचलन की स्थिति में है, यानी कि डेल्टा एम की कंडीशन में है, उस वक्त आई डैश के बराबर होगा, ये एंगल बराबर होंगे अगर मीडियम सेम है तो, और आर डैश के बराबर होगा, रख दो। तो यहां पर तब क्या हो जाएगा, एंगल ए लिख देना, केवल ए इज इक्वल टू कितना था, आर प्लस आर, तो आर प्लस आर डैश था, तो ये हो जाएगा 2r। मतलब यहां से एक चीज निकाल सकते हैं कि r इक्वल टू हो जाएगा a/2, ठीक। इसकी वैल्यू को हम उठा के यहां रख दें, ठीक। समीकरण 1 से बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखिए, तो क्या होगा, डेल्टा की जगह रखोगे डेल्टा एम, ठीक है, और ये आई डैश क्या हो जाएगा 2i, ठीक, 2i, और ये क्या हो जाएगा आर प्लस ए हो गया। इससे क्या निकल के आया, इससे निकल आया आई की वैल्यू निकल के आएगी, आई देखो ये वाला इधर ले आओ तो हो जाएगा डेल्टा एम रखा, सही है, माइनस है यहाँ, ठीक, तो ये माइनस होगा, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए, और 2 के साथ आई था तो 2 नीचे चला जाएगा, ये आ गया। अब आई और आर की वैल्यू आपने निकाल ली, ठीक है, आई और आर की वैल्यू निकाल ली, ठीक। अब इस अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, फ्रॉम स्नेल लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, क्या कहता है स्नेल का नियम, स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या चीज, इक्वल टू एन। तो वो वैल्यू हम यहां पर लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक। देखिए तो हमने लगा दिया, एन इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। अब इसकी वैल्यू लगा दो, एन इक्वल टू क्या हो गया, साइन आई वैल्यू कितनी है, ये है, तो यहां ऊपर आ जाएगा साइन कितना, डेल्टा एम प्लस इधर जाएगा ए हो जाएगा, डेल्टा एम ए अपॉन 2, नीचे क्या आ जाएगा साइन आर की वैल्यू तो क्या है a/2, बस यही हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला आ गया, ठीक, इतना फॉर्मूला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या आगे कर सकते हैं, डेविएशन फॉर थिन फिल्म, ठीक है, डेविएशन बाई कर दो, बाई
थिन प्रिज्म, इसका इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक, वो हो चुका है थिन प्रिज्म। हाँ, पतले प्रिज्म द्वारा विचलन, पतले प्रिज्म द्वारा विचलन, ठीक। तो पतला प्रिज्म होगा तो आप कहोगे साइन डेल्टा एम अपॉन ए बाई 2 लिखोगे, डेल्टा एम ए बाई 2 ये चीज लिखेंगे आप, ठीक है। और दूसरा लिया था आपने क्या चीज, साइन ए बाई 2, इसकी रखेंगे ए बाई 2। अगर ये रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, सॉरी पूरे में 2 है, बाई 2 अपॉन क्या चीज, अपॉन आप कह सकते हो ए बाई 2। अब इसको सॉल्व करें तो भाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 गया, अब ये आ गया, तो एन ए इज इक्वल टू हो गया डेल्टा एम प्लस ए, या कह सकते हो ये चीज इधर ले जाओ तो इससे आ जाएगा डेल्टा एम इक्वल टू एन ए माइनस ए, यह कह सकते हो डेल्टा एम इक्वल टू ए एन माइनस 1 ए, ये चीज आ गई, ये डेविएशन मिनिमम डेविएशन एंगल आ गया फॉर द थिन प्रिज्म, पतले प्रिज्म के लिए, ठीक। तो इस पे न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं, आप देख लेंगे, और हमें उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा, क्लियर। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बताइए, ठीक है। कहीं पे कोई दिक्कत हो रही हो, क्या किया है वो हमने आपको बता ही दिया, बहुत आसान सा है, समझ लीजिए, जिस करिए।